आप सभी विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के बीच कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान इतिहास का दूसरा चैप्टर का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं। कक्षा 9 के इतिहास का दूसरा चैप्टर है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। पहले पार्ट में हमने यूरोप में समाजवाद के विषय में चर्चा किया था। कुछ जो सामाजिक संगठन थे हमने उनके विषय में चर्चा किया था। उसके बाद समाजवादियों के उत्कर्ष के विषय में चर्चा किया था। अगर आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि उसे जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आप इस पार्ट को भी नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए हम आज कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान इतिहास के दूसरे पार्ट में हम रूसी क्रांति के विषय में चर्चा करेंगे। रूसी क्रांति के विषय में हम चर्चा करेंगे। रूस की क्रांति कब हुई थी? पहला प्रश्न, रूस की क्रांति कब हुई थी? तो देखिए, अगर आपसे डायरेक्टली सन पूछे, मतलब साल पूछे, तो लिख लीजिए कि रूस की क्रांति क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। अगर आप लोगों से सन पूछता है तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। लेकिन अगर आपसे महीना या डेट पूछता है तो चूंकि देखिए रूसी क्रांति जो हुई थी वह 2 चरणों में हुई थी। रूसी क्रांति 2 चरणों में हुई थी। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा कि रूसी क्रांति 2 चरणों में हुई थी। दो चरणों में हुई थी। पहला चरण कब था? तो पहला चरण था पहला चरण 8 मार्च 1917। अगर आपसे पूछे कि रूसी क्रांति, चूंकि रूसी क्रांति 2 चरणों में हुई थी, तो रूसी क्रांति का पहला चरण क्या था, या रूसी क्रांति का पहला चरण कौन सा है? तो रूसी क्रांति का पहला चरण 8 मार्च 1917, पहला चरण 8 मार्च 1917 ईस्वी को, तथा दूसरा चरण अक्टूबर 1917 था। अक्टूबर 1917 था। ठीक, तो यह है रूस की क्रांति। रूसी क्रांति कब हुई थी? रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। अगर आपसे सन पूछेगा या साल पूछेगा तो उसका उत्तर होगा 1917। लेकिन अगर आपसे चरण पूछ लेगा कि रूसी क्रांति का पहला चरण कब था, या रूसी क्रांति का पहला चरण क्या है, तो रूसी क्रांति का पहला चरण 8 मार्च 1917 ईस्वी को। चूंकि रूस की क्रांति जो थी, रूसी क्रांति 2 चरणों में हुई थी, तो पहला चरण 8 मार्च 1917 ईस्वी को तथा दूसरा चरण अक्टूबर 1917 को हुआ था। हाँ, अक्टूबर, इसमें लिख लीजिए, अक्टूबर में क्रांति होने के कारण इसे अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं।
इसे अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। क्लियर है इतना पॉइंट? ठीक है कि अक्टूबर में क्रांति होने के कारण इसे अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। इतना आप लोग नोट करिए। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद अब हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए, तो रूसी क्रांति के विषय में हमने जाना अभी तक कि रूसी क्रांति कब हुई थी। तो रूसी क्रांति 1917 में हुई थी, परंतु रूसी क्रांति 2 चरणों में हुई थी। 1917 में ही 2 चरण में हुई थी। पहला चरण 8 मार्च 1917 ईस्वी को था और दूसरा चरण था अक्टूबर 1917। अक्टूबर में क्रांति होने के कारण इसे अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि रूस में अक्टूबर क्रांति कब हुई थी, तो इस प्रश्न से आप लोग भ्रमित न होइएगा, क्योंकि अक्टूबर क्रांति जो थी उसी को हम रूसी क्रांति भी कहते हैं। तो अक्टूबर क्रांति कब हुई थी? तो अक्टूबर क्रांति अक्टूबर 1917 में हुआ था। इतना पॉइंट क्लियर है? चलिए अब आगे। रूस यूरोप के सबसे, अगर 20वीं सदी के प्रारंभ में देखा जाए तो रूस जो था वह यूरोप के सबसे कम औद्योगिक देशों में से एक था। सबसे कम औद्योगिक देशों में से एक था। रूस औद्योगिक रूप से यूरोप में पिछड़ा हुआ देश माना जाता था। औद्योगिक रूप से रूस यूरोप के दृष्टि से देखा जाए तो पिछड़ा हुआ माना जाता था। कब? 20वीं सदी के प्रारंभ में। लेकिन आज रूस क्या है? आज रूस विश्व की दूसरी सबसे शक्तिशाली देश है। विश्व का दूसरा सबसे शक्तिशाली देश है आज रूस। ठीक है, तो चलिए आगे। अब हम, जब अक्टूबर में क्रांति हुई तो क्रांति का तो कुछ लाभ किसी संगठन ने, किसी पार्टी ने लिया होगा, क्योंकि क्रांति तो अकेला व्यक्ति नहीं करता। क्रांति के पीछे कई लोगों का हाथ होता है, संगठन का हाथ होता है, कई पार्टियों का हाथ होता है। कुछ हो सकते हैं कि राजवंशों का भी हाथ हो या कुछ सरकारी संस्थानों का हाथ हो। तो क्रांति तो अकेला व्यक्ति कर नहीं सकता। तो क्रांति में इन सभी लोगों की भूमिकाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। तो अक्टूबर में जब क्रांति हुई रूस में, तो उसके बाद क्या हुआ? अक्टूबर की क्रांति के बाद रूस में एक बड़ा बदलाव आया। एक बड़ा बदलाव आया, और वह बड़ा बदलाव क्या आया उसके विषय में लिख लेते हैं कि रूस में, लिख लीजिए कि अक्टूबर 1917 की क्रांति के बाद रूस में, रूस की सत्ता पर समाजवादियों का कब्जा हो गया। समाजवादियों का कब्जा हो गया। ठीक है कि अक्टूबर 1917 की क्रांति के बाद रूस की सत्ता पर समाजवादियों का कब्जा हो गया। अब यहां से अगर आपसे प्रश्न पूछे, चूंकि आप कक्षा 9 के छात्र हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपसे वही प्रश्न पूछेगा टीचर जो उसने लिखाया होगा। ठीक है, लेकिन भविष्य में इन प्रश्नों का
बहुत इन प्रश्नों का महत्व आपको भविष्य में समझ में आएगा। इसलिए आज से ही इसको पढ़ कर रखिए, इसे तैयार करके रखिए कि अक्टूबर 1917 की क्रांति के बाद रूस की सत्ता पर क्या बदलाव आया था। तो अक्टूबर 1917 की क्रांति के बाद रूस की सत्ता पर समाजवादियों का कब्जा हो गया। यही सबसे प्रमुख बदलाव आया था। ठीक है, इतना क्लियर है। अगर पूछ ले प्रश्न कि समाजवादियों ने रूस की सत्ता पर कब कब्जा किया, तो समाजवादियों ने रूस की सत्ता पर कब कब्जा किया? 1917 में। ठीक है, प्रश्न घुमा फिरा कर पूछ लेता है कभी कभी, लेकिन हमें उससे भ्रमित नहीं होना है। हमें उससे भ्रमित नहीं होना है कि अक्टूबर 1917 की क्रांति के बाद रूस की सत्ता पर समाजवादियों का कब्जा हो गया। इतना तो क्लियर है, लेकिन यहां एक प्रश्न छूट रहा है, और वह प्रश्न क्या है? लेकिन यहां एक प्रश्न छूट रहा है। चूंकि रूस पर जो रूस की सत्ता थी, राजवंश सत्ता जो थी रूस की, वह बड़ी निरंकुशवादी थी। निरंकुशवादी शासन व्यवस्था थी रूस की। तो अचानक से क्रांति के बाद रूस की सत्ता पर समाजवादियों का कब्जा हो गया, ये तो संभव नहीं होगा, क्योंकि इसमें कई लड़ाइयां लड़ी होंगी समाजवादियों ने, और रूस के लोगों ने, मजदूरों ने, कारीगरों ने, कृषकों ने या मध्यम वर्गीय लोगों ने काफी लड़ाइयां लड़ी होंगी, तब जाकर रूस की क्रांति पर समाजवादियों का कब्जा हो पाया। ठीक है, इतना क्लियर है। तो रूस में अगर आपसे प्रश्न पूछे कि रूसी क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था, रूसी क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था, तो लिख लीजिए कि रूस में रूसी क्रांति के समय रूस का सम्राट जार निकोलस द्वितीय था। जार निकोलस द्वितीय था। ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रूसी क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था। तो रूसी क्रांति के समय रूस का सम्राट जार निकोलस द्वितीय था। 1914 में रूस की संपूर्ण सत्ता पर 1914 में रूस की संपूर्ण सत्ता पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। जार निकोलस द्वितीय का शासन था। इसका साम्राज्य कितना बड़ा था? इसका साम्राज्य इतना बड़ा था कि प्रशांत महासागर तक इसका साम्राज्य फैला था। मतलब यूरोप से लेकर एशिया तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। इसके साम्राज्य में कौन कौन से देश शामिल थे? आज अगर देखा जाए तो इसके साम्राज्य में आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, यूक्रेन और रूस, ये इसके भाग थे। मतलब सम्राट जार निकोलस द्वितीय का यह क्षेत्र था जो आज अलग देश के नाम से जाने जाते हैं कि फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, यूक्रेन, रूस, पोलैंड, ये सब यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, ये सब जार निकोलस द्वितीय का क्षेत्र था। मतलब राज्य थे। और एशिया के भी
मध्य एशिया के कुछ देश जैसे जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, ये सब इसके क्षेत्र थे। तो इतने बड़े साम्राज्य का यह सम्राट था और यह निरंकुशवादी था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि रूसी क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था, तो रूसी क्रांति के समय रूस का सम्राट जार निकोलस द्वितीय था। जार निकोलस द्वितीय का साम्राज्य कहां तक फैला था, तो लिख लीजिए कि संक्षेप में लिख लीजिए कि जार निकोलस द्वितीय का शासन यूरोप से लेकर प्रशांत महासागर तक फैला था। प्रशांत महासागर तक फैला था। ठीक है कि जार निकोलस द्वितीय जो रूस का सम्राट था, इसका जो शासन था वह यूरोप से लेकर प्रशांत महासागर तक फैला था। अगर आपसे पूछ लें कि प्रश्न करके पूछ ले अगर कि फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, बेलारूस और यूक्रेन किस साम्राज्य के भाग थे, अगर आपसे यह प्रश्न पूछे तो इसका उत्तर होगा जार। इसको भी लिख दें। चलिए इसे समझ लीजिए। इसे लिखना, हर चीज लिखना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिसको दिमाग में भी बिठाना पड़ता है। तो ये दिमाग में बैठाने वाली चीज है। अगर आप लोग चाहें तो अपने से नोट्स में लिख लीजिएगा कि जो आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, बेलारूस, पोलैंड और यूक्रेन, ये सब किस साम्राज्य के भाग थे, तो ये सब जार साम्राज्य के भाग थे। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि मध्य एशिया के जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मेनिया किसके भाग थे, किस साम्राज्य के भाग थे, तो यह सब जार साम्राज्य के भाग थे। इसे आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा या फिर अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। आप लोगों को जैसा भी सुविधा समझ में आए आप लोग करिएगा। ठीक है कि रूसी क्रांति के समय रूस का सम्राट जार निकोलस द्वितीय था, इतना क्लियर है। और अक्टूबर 1917 की क्रांति के बाद रूस की सत्ता पर समाजवादियों का कब्जा हो गया। ठीक है, और जार निकोलस द्वितीय का शासन यूरोप से लेकर प्रशांत महासागर तक फैला था। ठीक है, इसे आप लोग अब नोट कर लीजिए। चलिए रूस औद्योगिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ देश था। रूस औद्योगिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ देश था। ठीक है कि रूस जो था वह औद्योगिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ देश था।
यहाँ की जो जनता थी, अधिकांश जनता खेती बाड़ी पर निर्भर थी, जबकि यूरोप के अन्य देशों की स्थिति ऐसी नहीं थी। यूरोप के अन्य देशों में जैसे फ्रांस में ले लिया जाए तो वहाँ 40 से 50% लोग खेती बाड़ी पर निर्भर थे, जबकि रूस की 85% जनता या रूस की आबादी का 85% जनसंख्या खेती बाड़ी पर निर्भर थी। उद्योग कारखाने बहुत कम थे। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को ये दो प्रमुख औद्योगिक गलियारा थे। ठीक है। रूस में क्या था कि फैक्ट्रियों का अभाव था। जो बड़ी फैक्ट्रियां थी उन पर सरकारी विभागों का नियंत्रण भी था। हम यूं कहें कि सरकारी विभाग देख रेख करता था कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन की और कर्मचारियों के कामों की पालियों का जो घंटा है वह निश्चित हो। तो इस सब कामों की देख रेख सरकारी विभाग करता था। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कई सारी ऐसी फैक्ट्रियां थी जहां जो कि टाइमिंग वर्क जो था वह 10 से 12 घंटे का था। लेकिन कहीं बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियां थी जिनमें टाइमिंग वर्क 15 से 16 घंटे हो जाया करते थे। हाँ, तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर रूस के जो श्रमिक, चूंकि फैक्ट्रियों में काम करने वाले अधिकांश मजदूर ही थे, फैक्ट्रियों में काम करने वाले अधिकांश मजदूर थे, तो जो मजदूर का जो तबका था उन्होंने इसी सब बातों को लेकर विरोध करना शुरू किया। और जो फैक्ट्रियां थी वह निजी हाथों में थी। कुछ उद्योगपति उसके मालिक थे। और अगर आपसे प्रश्न पूछे कि रूसी मजदूरों में महिलाओं की कितनी सहभागिता थी, तो रूसी मजदूरों में 31% महिलाएं थी। 31% महिलाएं थी। अब यहां से एक प्रश्न बनता है कि चूंकि रूस औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ देश था, तो रूस के जो आर्थिक गलियारा थे वह कौन कौन से थे? तो लिख लीजिए कि रूस के सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। ठीक है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी। जब मजदूरों ने अपने हक के लिए आवाज उठाई, तो चूंकि 1914 के पहले रूस की सत्ता पर काबिज कौन था? तो रूस की सत्ता पर काबिज था जार निकोलस द्वितीय। आज गर्मी बहुत है, आप लोग देख सकते हैं कि पसीना एक भी सेकेंड रुक नहीं रही है। तो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को जो थे यह प्रमुख औद्योगिक गलियारे थे, प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। और मजदूरों ने अपने हक के लिए जब आवाज उठाई, चूंकि 1914 के पहले रूस की सत्ता पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था, ये तो हमें पता है। तो 1914 के पहले जितने भी राजनीतिक पार्टियां थी वह सभी गैर कानूनी थी। 1914 के पहले सभी पार्टियां गैर कानूनी थी। लेकिन फिर भी एक पार्टी की स्थापना
मार्क्स के विचारों से प्रेरित होकर समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिव वर्कर्स पार्टी रशियन सोशल डेमोक्रेटिव वर्कर्स पार्टी, जिसे हिंदी में रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी कहते हैं। रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी। ठीक है, 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया था। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए कि रूस के जो सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, ये दो प्रमुख औद्योगिक गलियारे थे, और मार्क्स के विचारों से प्रेरित होकर समाजवादियों ने कब अपनी राजनीतिक पार्टी का गठन किया था। अगर आपसे यह प्रश्न पूछे तो मार्क्स के विचारों से प्रेरित होकर समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, जिसे रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी कहते हैं, का गठन किया था। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। चलिए, जो समाजवादी थे वे रूस के ग्रामीण क्षेत्रों में काफी सक्रिय थे। समाजवादी जो थे यह रूस के ग्रामीण क्षेत्रों में काफी सक्रिय थे, तो इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय होने के कारण एक और पार्टी का गठन किया था। उस पार्टी का क्या नाम है और उसे कब गठन किया था, हम उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। कि लिख लीजिए कि 19 समाजवादियों ने 1900 ईस्वी में सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी रेवोल्यूशनरी पार्टी
जिसका हिंदी नाम है समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी। पार्टी का गठन किया था। ठीक है, इतना क्लियर है कि चूंकि समाजवादी रूस के ग्रामीण क्षेत्रों में काफी सक्रिय थे, तो इन्होंने 1900 ईस्वी में सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, जिसे समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी कहते हैं, का गठन किया था। अब यहाँ से एक प्रश्न और है, चूंकि हम रूस के क्रांति के विषय में चर्चा किए थे लेकिन उस प्रश्न को छोड़ दिए थे, और वह प्रश्न था कि रूसी क्रांति का जनक कौन था। तो रूसी क्रांति का जनक लिख लीजिए कि रूसी क्रांति का जनक आपके चैप्टर में है नहीं, लेकिन फिर भी इसे आप लिख लीजिएगा कि रूसी क्रांति का जनक व्लादिमीर पुतिन नहीं था, व्लादिमीर लेनिन था। रूसी क्रांति का जनक कौन था? तो रूसी क्रांति का जनक व्लादिमीर लेनिन था। इतना क्लियर है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद कुछ और प्रश्न हैं, हम उस पर चर्चा करके फिर इसे समाप्त कर देंगे। अगर हम देखें तो रूसी क्रांति जब 1905 की जो क्रांति थी रूस की, वह रूस के मजदूरों के लिए बहुत ही कठिन समय था। अगर हम देखें तो मजदूरों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि रूसी मजदूरों के लिए कौन सा साल सबसे बुरा था, तो उसका उत्तर दीजिएगा 1904 ईस्वी। 1904 का जो साल था, यह रूसी मजदूरों के लिए बहुत बुरा साल था, बहुत ही बुरा साल था। क्यों? क्योंकि इनके पहले तो महंगाई दर बहुत ज्यादा बढ़ गई। उसके बाद क्या हुआ कि इनका जो वेतन था, इनके वेतन में से भी 20% की कटौती कर दी गई थी, जिसके कारण इनको अपनी जीविका के लिए भी काफी संघर्ष करना पड़ा। अपने परिवार को पालने पोसने के लिए काफी संघर्ष किया, और यही सब परिणाम था रूसी क्रांति। यही सब कारण था कि रूसी क्रांति। उसके बाद हुआ क्या था? उसके बाद जब पादरी गैपान के नेतृत्व में मजदूरों का संघ विंटर पैलेस पर आक्रमण किया, या विंटर पैलेस के पास पहुंचकर विरोध किया, तो पुलिस और मजदूरों के बीच झड़प हुई, जिसमें 100 से अधिक मजदूरों की मृत्यु हो गई। तो अगर आपसे एक प्रश्न पूछे, इसमें से एक प्रश्न है कि जो रूस का सम्राट था, जार, उसके महल का क्या नाम था, तो लिख लीजिए कि रूसी सम्राट जार के महल को विंटर पैलेस के नाम से भी जानते हैं। विंटर पैलेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कि रूसी सम्राट जार के महल को हम विंटर पैलेस के नाम से जानते हैं। दिखाई नहीं देगा, इसके नीचे अगर लिखेंगे, नहीं, एक पॉइंट लिख सकते हैं कि जार के महल पर, यानी कि विंटर पैलेस पर किसके नेतृत्व में मजदूरों ने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया था, तो लिख लीजिए इसे कि मजदूरों ने
पादरी गैपान के नेतृत्व में विंटर पैलेस के सामने विरोध किया था। जिसके बाद पुलिस और मजदूरों के बीच झड़प हुई। उसके बाद क्या हुआ कि 100 से अधिक मजदूरों की मृत्यु हो गई और 300 से अधिक मजदूर घायल हो गए। 300 से अधिक मजदूर घायल हो गए। और उसके बाद जो शिक्षित वर्ग थे, डॉक्टर, वकील, अध्यापक, इन सब ने मिलकर यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना की। अस्थाई संविधान सभा की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसको भी लिख देते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसके बाद हम इस आज की क्लास को समाप्त कर देंगे। क्योंकि रूसी क्रांति को एक पार्ट में कंप्लीट करना बहुत कठिन है। अगर कर देंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आप लोग देखेंगे भी नहीं। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि जो एक क्लास की टाइमिंग होती है, एक क्लास की अवधि जो होती है, उतने समय का ही वीडियो बनाया जाए ताकि आप लोग आसानी से उसका अध्ययन कर सकें। ठीक है, हाँ, तो हमने अभी क्या चर्चा किया था? हमने अभी बताया कि जो रूसी मजदूर थे, जब उन्होंने विंटर पैलेस के सामने विरोध किया पादरी गैपान के नेतृत्व में, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो सम्राट के जो पुलिस थे, सम्राट के पुलिस और कोसैक्स के जो लोग थे, उन्होंने इन मजदूरों पर आक्रमण कर दिया, चार्ज कर दिया। और चार्ज का क्या नतीजा था कि चार्ज का यह नतीजा निकला कि इसमें 100 से अधिक मजदूरों की मृत्यु हो गई और जबकि 300 से अधिक मजदूर घायल हो गए। जिसके बाद जो मध्यम वर्गीय लोग थे, कि मजदूरों, अगर आप समझने की दृष्टि से लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि मजदूरों की हत्याओं से दुखी होकर मध्यम वर्गीय लोगों ने, रूस के मध्यम वर्गीय लोगों ने रूस के मध्यम वर्गीय लोगों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना की थी। यूनियंस
की स्थापना की थी। अब इसमें शिक्षित वर्ग के लोग शामिल थे, मध्यम वर्गीय लोगों में, जिनमें डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वकील, जज ये सब शामिल थे। और इन्होंने इनकी हत्याओं से दुखी होकर मजदूरों की, चूंकि जब चार्ज हुआ तो उसमें मजदूर मारे गए, और उनकी हत्याओं से दुखी होकर रूस के मध्यम वर्गीय लोगों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना की थी। अगर आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे, हालांकि पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इसे आप अपने दिमाग में रखिए, हाँ, क्योंकि एक जानकारी की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है कि रूस के मध्यम वर्गीय लोगों ने मजदूरों की हत्याओं से दुखी होकर किस संगठन का गठन किया था? तो यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना की थी। इतना क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि चूंकि जब रूस की अधिकांश जनता, जो मजदूर कारीगर थे, उन्होंने तो विरोध किया ही था। अब मध्यम वर्गीय लोगों ने भी जब विरोध किया तो जार का सिंहासन हिल गया, जार का सिंहासन डगमगाने लगा। तो उन्होंने क्या किया कि हमारी सत्ता जाए ना, इसके लिए उन्होंने क्या किया? तो लिख लीजिए कि 1905 की क्रांति से भयभीत होकर जार जो कि रूसी साम्राज्य का नाम है, जार ने एक परामर्शदाता संसद या डयूमा का गठन करने की अनुमति दी। ठीक है, आज का यही आखिरी प्रश्न है कि 1905 की क्रांति से भयभीत होकर जार ने एक परामर्शदाता संसद या डयूमा का गठन करने की अनुमति दी। लेकिन हुआ क्या कि जो आंदोलनकारियों के जो संगठन थे, इसके बाद भी वह संचालित रहे, इसके बाद भी उनका अस्तित्व था। यही कारण था कि जार ने अनुमति देने के मात्र 75 दिन बाद ही डयूमा को भंग कर दिया, जो कि परामर्शदाता संसद का नाम था डयूमा। हाँ, तो डयूमा को भंग कर दिया 75 दिन के बाद ही। उसके बाद 3 महीने के बाद पुनः डयूमा को भंग कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस तरह से यूरोप के क्षेत्रों में एक युद्ध भड़का, और वही युद्ध बाद में धीरे धीरे फैलते हुए विश्व युद्ध का रूप ले लिया। तो हम अब इसके तीसरे पार्ट में प्रथम विश्व युद्ध के विषय में चर्चा करेंगे। तो आज के हमने दूसरे पार्ट में रूसी क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पर हमने चर्चा किया। उम्मीद है कि सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आएंगे। अगर कहीं भी कोई भी पॉइंट्स में डाउट होगा तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, हम बताने के लिए वहां हमेशा उपलब्ध रहेंगे। धन्यवाद। इसे आप लोग नोट कर लीजिए।